हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एम एस एसक्यूएल सर्वर के बारे में। और ये विंडोज़ बेस्ड, आप जानते हैं कि ये विंडोज़ बेस्ड ही हमारा डेटाबेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नेटिव है। आजकल इसको पोर्ट कर दिया गया है, वैसे भी हमारे लाइनक्स में भी अब चलने लग गया है। ये काफ़ी अच्छा डेटाबेस है। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र खोलना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज। ठीक है, तो अगर देखते हैं, ये रहा। तो आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ले जाएगा। वहाँ पे एक आपको छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा कि आपको इवैल्यूएशन एडिशन चाहिए। तो वो क्या करेगा ना, आपका जो एंटरप्राइज़ है उसका ISO आपको डाउनलोड करने दे देगा। 180 डेज़ के लिए वो फ्री होता है। वहाँ पे आप अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं और उसके तरीके से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है एसक्यूएल सर्वर के डाउनलोड्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको उसका फॉर्म मिलेगा और फॉर्म से आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह का आपको मिलेगा। एज्योर पे मिल जाएगा, एज डिवाइसेस पे मिल जाएगा और ये ऑन प्रेमिसेस मिल जाएगा। तो हमें ऑन प्रेमिसेस पे डाउनलोड नाउ करना है। और नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा, यहाँ पे आपको ये देखिए, रजिस्टर फॉर योर फ्री ट्रायल टुडे। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सीधे इसके इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा। तो ये डाउनलोड्स पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे अपने आप माउंट हो जाएगा। मुझे सेटअप पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये लोड होगा। उसके बाद एक फॉर्म या एक स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे ये देखिए, आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेकर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। आप चाहो तो रिपोर्टिंग सर्विसेज है, मैनेजमेंट टूल्स हैं, एसक्यूएल सर्वर डेटा है और भी कई सारी चीज़ें। जैसे अगर आप क्लस्टरिंग पे करना चाहते हो क्लस्टर पे, तो उसके अलग सेटअप होता है। फिलहाल मैं स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट की पूछेगा, प्रोडक्ट की आप डाल देना जो भी अगर आपके पास है तो, नहीं तो इवैल्यूएशन पे आप जा सकते हो। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा आपका लाइसेंस। नेक्स्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो फीचर्स वगैरह हैं, प्रोडक्ट के अपडेट वगैरह हैं, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ सेटअप चलाएगा। कुछ इंस्टॉलेशन का रूल्स है जहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल में कुछ आपको एरर वगैरह दिखाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ना आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको फीचर्स इनेबल करने हैं। बाकी जैसे आप ये आर और ये आप देख रहे हैं ना, कई सारे ये मशीन लर्निंग के लिए और भी अलग इसके अंदर और भी सारे काम होते हैं। ये आपको थोड़ा हैवी कर देगा। फिलहाल अभी हम ये इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन देख लेंगे, एनालिसिस सर्विसेज देख लेते हैं हम। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्लाइंट टूल्स कनेक्टिविटी भी ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं और कुछ और टूल्स ले लेते हैं। क्लाइंट टूल्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, जो पीछे के जो एसक्यूएल सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए एसडीके आप ले सकते हो। क्लाइंट टूल्स जो इसका डेवलपमेंट किट है वो, एसक्यूएल क्लाइंट कनेक्टिविटी का एसडीके आप ले सकते हो। मास्टर डेटा सर्विसेज आप देख सकते हो। तो इस आप मतलब ज़रूरत के हिसाब से आपको जो जो से फीचर चाहिए जिस पे आपको काम करना है उसके हिसाब से आप इस पर इंस्टॉलेशन करके, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपको इंस्टेंस आईडी बताएगा एमएस एसक्यूएल का, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। आप उसे चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला हम जाएंगे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वर एसक्यूएल सर्वर का एजेंट है, जो कि जैसे शेड्यूल टास्क होता है वैसे ही काम करता है एसक्यूएल के अंदर। डेटाबेस इंजन इसका मेन सर्विस है, जिसको मतलब जिस पे हम डेटाबेस जो भी आपका होता है, टेबल्स वगैरह सब इसी के अंदर होता है। एनालिसिस सर्विसेज होता है, इंटीग्रेशन सर्विसेज होता है, एक एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र भी होता है। तो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना अकाउंट नेम, इसके थ्रू ये चलेगा। आप चाहें तो पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं इसका, थोड़ा एडवांस सेटिंग में आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन मोड है आप हमेशा मिक्स मोड पे रखें। कहने का मतलब है एसक्यूएल का जो यूज़र होता है ऐसे उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आपका मतलब विंडोज़ के जो ऑथेंटिकेशन है वो भी चल जाएगा, आपका एक्टिव डायरेक्टरी का जो होता है वो भी चलता है इसके अंदर।
तो मिक्स मोड में रखेंगे तो दोनों तरह का चलेगा। कहने का मतलब ये है कि एसक्यूएल के अंदर आप लोकल यूज़र बना दें एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, और वो यूज़र भी इसके अंदर चलेंगे। करंट यूज़र को आपको ऐड करना होगा हमेशा। जो आउटपुट जो है टेबलर मोड पे रखो आप, जो एनालिसिस सर्विसेज का है वो, और ऐड करंट यूज़र करना है यहाँ पे, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक समरी आएगा रेडी टू इंस्टॉल का, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। थोड़ा देर आपको रुकना पड़ेगा, ये कब तक इंस्टॉल हो पाता है, और उसके हिसाब से इसको हम, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। ये एसक्यूएल इंजन कोर, सेट, CPU 64, तो ये सब कंपोनेंट्स हैं इसके। एसक्यूएल काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है अपने आप में, और ये धीरे धीरे इसको इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट अब इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। कुछ और जो लास्ट स्टेज के हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो एसक्यूएल सर्वर जो है ना, उसका जो सेटअप फाइल्स है वो उसको परफॉर्म करेगा। देखिए एजेंट सर्विसेज वगैरह हैं, ये सब अभी इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा एक्चुअली में। जो भी जरूरी है, रजिस्टर काउंटर्स हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे DB स्टार्ट कॉन्फ़िग एक्शन बोल रहे हैं ना। अब जो एसक्यूएल का जो डेटाबेस इंजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है स्टार्टअप के लिए। और भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, आपको अगर आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सीड हो गया। ठीक है, आप नीचे एक बार देखेंगे यहाँ पे ये पूरा जो कंपोनेंट्स है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सेस दिखा रहा है मेरा। नीचे आपको एक यहाँ पे देखिए एक लॉग फाइल मिलेगा। ये एक तरह से कह लें इसका रिपोर्ट है, जो आपने इंस्टॉलेशन किया ना, ये उसका रिपोर्ट फाइल है। और यहाँ पे आप इसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सा, मतलब कोई फेलर वगैरह है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सब चीज़ अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया। मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा और ये मैं बंद कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा जो अभी इंस्टॉल्ड हुए हैं, वो कंपोनेंट्स वगैरह हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो वो भी हम चाहेंगे कि वो भी हम इंस्टॉल कर लें। ये देखिए आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल्स, तो ये क्या करेगा ना, एक आपको एक ब्राउज़र खोलेगा और वहाँ पे आप एक्चुअली थर्ड पार्टी और फ्री है। तो आप जो क्लाइंट टूल है जिसको हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कहते हैं, मतलब SSMS भी कहते हैं इसको, तो इसको आपको क्लिक करना है। वेब ब्राउज़र पे आपको एक लिंक देगा और वहाँ से इसको आप इंडिविजुअली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि रिमोटली आप आपके जो एसक्यूएल सर्वर है उसको मैनेज कर सकें। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाएगा और यहाँ पे आप इसको, ये देखिए ये डाउनलोड लिंक पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सेव करता हूँ पहले। 473 MB का है ये, और जैसे ये डाउनलोड होता है मैं इसको रन कर दूंगा और ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए मैंने रन पे इसको कर दिया डाउनलोड करने के बाद। और ये इस तरीके से एक लोकेशन पूछेगा, आपको इंस्टॉल पे बस क्लिक कर देना है। ये 1 क्लिक है बस, और ये आपका पूरा ये इंस्टॉल कर देगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपको एक बार रीस्टार्ट जरूर मांगेगा ये, तो रीस्टार्ट करने के बाद आप SSMS को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी से हम अपने डेटाबेस इंजन को कनेक्ट करेंगे और वहीं से इसको, मतलब जो मैनेज करने का काम है इसके अंदर ही होता है। ग्राफिकल टूल है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए इसको चलते हुए। मैं तो लास्ट एसक्यूएल सर्वर 2000 से इसको स्टार्ट किया था। उस टाइम पे SSMS नहीं होता था, वो थोड़ा अलग ही होता था टूल, और अलग अलग ना इसके मॉड्यूल्स हुआ करते थे। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं ये पूरा इंस्टॉल हो जाता है। देखिए अभी प्रोग्रेस चल ही रहा है। अभी थोड़ा हमें यहाँ पे वेट करना होगा, ये काफ़ी भारी सॉफ्टवेयर है, ऑलमोस्ट 400 MB का है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन टूल्स को। अब ये एक्चुअल में क्या काम करता है, ये देखिए एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो होता है ना, ये आपके जितने भी एसक्यूएल के सर्विसेज वगैरह चलते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो आप।
इंटीग्रेशन सर्विसेज है, एस सर्वर ब्राउज़र है, इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज हैं। कुछ सर्विसेज चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। जैसे एसक्यूएल एजेंट है, अभी फ़िलहाल तो ये चल नहीं रहा, स्टॉप स्टेट में है। तो जैसे आप कोई टास्क स्केड्यूल करते हो ना, आप इसमें जैसे बैकअप के भी आप टास्क बोलोगे तो ये इसके थ्रू आप बैकअप भी करा सकते हो। और एजेंट जो है ना, ये इस काम को होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखते हैं इसका। जैसे ये हमारा एसक्यूएल सर्वर, ये हमारा मेन इंस्टेंस है, मतलब डेटाबेस इंजन का मेन इंस्टेंस है। आपको लॉग ऑन भी दिख जाएगा। इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे तो बिल्ट इन, ये देखो इस अकाउंट से ये चल रहा है मेरा। इसको स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। फाइल स्ट्रीम के कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एडवांस टैब में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी एडवांस सेटिंग्स हैं इसके अंदर, आपके पाथ वगैरह सब दिया है, एरर रिपोर्टिंग, येस नो जो भी आपको करना है। तो काफ़ी सारे सेटिंग्स है इसके अंदर। स्टार्टअप पैरामीटर्स के अंदर ये स्टार्टअप के पैरामीटर्स है। अगर आपका ऑलवेज ऑन है, मतलब एजी ग्रुप में है आपका, तो उसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल ये अभी फेल ओवर क्लस्टर का नोड है नहीं, इसलिए ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपके प्रोसेस आईडी वगैरह आपको दिखाई देंगे। एक देखते हैं इसके अंदर हमारा ये एसक्यूएल सर्वर का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है 32 बिट के लिए। ये यहाँ पे सर्वर का ये आपका 64 बिट के लिए प्रोटोकॉल्स फॉर MS SQL है। इसके थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें शेयर्ड मेमोरी है, नेम्ड पाइप्स है वो डिसेबल्ड है, और यहाँ पे TCP IP है। इसको एक बार प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये देखिए इनेबल्ड, यस, कीप अलाइव 30,000। और यहाँ पे आपको जो जितने भी इंटरफेस है ना, उसके अलग अलग सेटिंग्स आपको दिए गए हैं। तो प्रोटोकॉल्स हैं MS SQL के लिए कि कौन से पोर्ट पे आपके ये सब जितने भी पाइप्स हैं वो सब चलेंगे। इसके TCP पोर्ट है, IP3 है, IP4, तो अलग अलग IPs के लिए अलग अलग इस पर सेटिंग्स हैं। आप उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। आप जैसे चाहें तो मतलब इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। कोई कनेक्शन जो भी आपका लगता है कि इसको डिसेबल करना चाहिए, तो वो यहीं से होता है सब चीज़ें। शेयर्ड मेमोरी है इसके अंदर जो इनेबल्ड है, मतलब जो शेयर्ड मेमोरी होता है ना आपके डेटाबेस के अंदर, वो भी इनेबल है। ये क्लाइंट प्रोटोकॉल देख लेते हैं शेयर्ड मेमोरी के अंदर, ये भी सेम वैसे ही है, ये भी इनेबल्ड है। TCP IP इसके अंदर इनेबल्ड है। इसके प्रॉपर्टीज़ देख लें। ये देखिए ये मेन है, इसका मेन क्लाइंट प्रोटोकॉल्स के लिए 1433 पर लिसन करता है। नेम्ड पाइप्स, ये डिफ़ॉल्ट पाइप है SQL/query, ये भी इनेबल्ड है। लास्ट है aliases, ये भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो ये आपका SQL सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। इसके अंदर से ही आपके जो भी सर्विसेज वगैरह हैं वो यहाँ से ही कॉन्फ़िगर होते हैं। आपके जो भी यूज़र्स हैं, उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा MS SQL जो मैनेजमेंट स्टूडियो वो हो गया। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, और जैसे मेरा ये सर्वर रीस्टार्ट होता है मैं विंडो ये वीडियो में कनेक्ट करूँगा। थोड़ा वेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो मैनेजमेंट स्टूडियोज़ को दो तरीके से चालू कर सकते हैं आप। या तो आप रन कमांड पे SSMS लिख लें, ठीक है, या यहाँ पे आपको 2019 के अंदर यहाँ पे ये है आपका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब इसको क्लिक करेंगे ना तो ये खुल जाएगा। तो अगर ये लोकल कनेक्शन है तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, नहीं तो फिर आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। वो हम चेक कर लेते हैं कैसे इसके अंदर चलेगा ये। तो पहले का जो मैनेजमेंट स्टूडियो था वो काफ़ी डिफरेंट था, अब इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला आपको विंडो मिलेगा। यहाँ पे क्या है ना, जैसे डेटाबेस इंजन से कनेक्ट करना चाहते हैं, एनालिसिस सर्विस से कनेक्ट करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग सर्विसेज से उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन से, या एजूर के जो SSIS इंटीग्रेशन है वो भी। तो इनमें से किसी भी सर्विस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन जो डेटाबेस से जो कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें डेटाबेस इंजन पे क्लिक करना पड़ेगा। सर्वर नेम ये है,
अगर आपका रिमोट सर्वर है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को आप चाहो तो, जैसे अभी ये जो मेरा जो यूज़र है ऑलरेडी ऑथेंटिकेट मतलब उसमें मैंने डाल रखा था, ठीक है। चाहो तो आप एसक्यूएल सर्वर का ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो लॉगिन है, ऐसे का जो एक लॉगिन होता है हमारा, आप वो यहाँ पे टाइप करके पासवर्ड दे सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके विंडोज से बाहर का। जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी, अगर एक्टिव डायरेक्टरी जॉइंट मतलब एसक्यूएल सर्वर पे आप काम करते हो, कहने का मतलब आपका ये जो सिस्टम है, मान के चलो एसक्यूएल का सर्वर है, और ये क्या है, ये आपके डोमेन से ज्वाइन है, तो उस टाइम पे मतलब ये एसक्यूएल सर्वर का एक ये फ़ायदा है कि अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन है तो आप उसके यूजर्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो रिमेंबर कर सकते हो पासवर्ड को, सर्टिफिकेट को ट्रस्ट कर सकते हो। इंक्रिप्शन मैंडेटरी कर रखा है इन्होंने, स्ट्रिक्ट भी कर रखा है। तो जैसे आप एज्योर के एसक्यूएल से अगर कनेक्ट करते हो तो उसके लिए इंक्रिप्शन चाहिए होता है, तो ये पहले नहीं था, अब काफ़ी अच्छा हो गया ये। जो काफ़ी पुराने वर्जन्स होते थे उसमें इंक्रिप्शन वगैरह नहीं होता था, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये देखिए ये मेरा कुछ इंस्टेंस है वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एसक्यूएल योग जैसे ही लगेगा थोड़ा सा, उस पर भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे था, और यहाँ पे ऊपर में काफ़ी सारे टूल्स थे। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब डेटाबेस के अंदर ये देखिए कुछ सिस्टम डेटाबेस बता रहा है, कुछ डेटाबेस का स्नैपशॉट्स बता रहा है। अब डेटाबेस को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये जो मास्टर डेटाबेस है, मॉडल, MSDB, TempDB, तो ये सब सिस्टम के डेटाबेस है। जैसे आपके माइस्क्यूएल में थे ना पहले से कुछ डेटाबेस, ये वैसे ही कुछ आप मान के चलें। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे ना, ये देखिए ये आपको कुछ सिस्टम के टेबल, एक्सटर्नल टेबल आपको ऐसे दिखाई देंगे। ये देखिए टेबल है आपके, ठीक है। न्यू टेबल, सेलेक्ट टेबल, टॉप 1000 रोज, व्यू डिपेंडेंसीज, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। फिलहाल मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ ये क्या दिखाता है। ये देखिए, तो ये बन गया मेरा एसक्यूएल का क्वेरी, और ये उसका टेबल का, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। कमांड वही चलेंगे, एसक्यूएल की कमांड चलेंगे। देखिए सेलेक्ट टॉप लिखा है ना, ये कमांड है एसक्यूएल का। तो जितने भी सिंटैक्स है ना, ये वैसे ही है। और जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें डेटाबेस क्रिएट करूँ ना, तो आपको क्या करना होगा ना, डेटाबेस पे, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे हमने माइस्क्यूएल पे किया था, डेटाबेस का नाम मैं डाल देता हूँ या डाल देता हूँ एम्प्लॉय, कॉन्टैक्ट डाल देता, कॉन्टैक्ट। ऑनर कौन है इसका, डिफ़ॉल्ट ऑनर, मतलब ऐसे, अभी ऐसे से लॉगिन है ना, तो वो उसका डिफ़ॉल्ट ऑनर हो जाएगा। आप ऑनर चेंज भी कर सकते हो चाहो तो, इसमें परमिशंस का भी काफ़ी कुछ रहता है। और ये देखिए काफ़ी सारे सेटिंग्स है इसके अंदर। फाइल का पाथ कहाँ पे होगा ये भी बताएगा। ये देखिए डेटा नाम का एक फोल्डर है ना, इसके अंदर आपके जो फाइल है वो दिखाई दे देंगे। तो मैं इस पर फिलहाल ओके पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा एक डेटाबेस यहाँ पे बन गया। आप फोल्डर्स बना के इसको उसके अंदर आप डाल सकते हैं। फाइल टेबल्स है, एक्सटर्नल टेबल्स है, सिस्टम टेबल है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर। तो जैसे ग्राफ का टेबल्स है, यहाँ पे एक्सटर्नल टेबल्स है कुछ। अगर आप फाइल के टेबल बनाना चाहते हो, सिस्टम का जो सिस्टम का टेबल है, तो यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट के अंदर न्यू के अंदर टेबल। तो अब ये टेबल जैसे डिज़ाइन करते हैं ना उस पर, वैसे ही है बिल्कुल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसका। अब कॉलम का नाम डाल दें, जैसे मैं लिख देता हूँ ID। डेटा टाइप क्या होगा ये देखिए, तो थोड़ा सा ये स्मार्ट भी है आपका, ये बता देगा कि जो ID है मैं इसको इंट करना चाहता हूँ। ये देखिए बहुत सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने कर दिया। अलाउ नल्स, तो इसको मैंने नल्स अलाउ नहीं करना, ऐसे ही यहाँ पे और भी आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से आप टेबल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल का नाम, ये मेरा डेटाबेस था, ये डेटाबेस का डायग्राम भी है। क्योंकि ये एंटरप्राइज वर्जन है आपका, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, ये सर्वर है हमारा, ये सर्वर है, इस पर राइट क्लिक करना है हमारे को, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे, इसमें वो काफ़ी सारा चीज़ दिख जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज एडिशन 64 बिट 2019 का एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे जो मेमोरी है 4 GB दिखा रहा है, प्रोसेसर दिखा रहा है, ये रूट डायरेक्टरी दिखा रहा है कहाँ पे, और भी कई सारी चीज़ें। मेमोरी अगर आप लिमिट वगैरह करना चाहते हैं इसके लिए, ठीक है, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो प्रोसेसर वगैरह देखिए, प्रोसेसर अभी ऑल दिखा रहा है।
तो प्रोसेसर वगैरह भी दिखाता है। अगर आपका स्टैंडर्ड वर्जन होता तो एक टाइम के बाद ना, मतलब अब बस 4 प्रोसेसर के CPU हैं तो वो यहाँ पे दिखाता लेकिन चलता नहीं, ठीक है। तो वो सब लाइसेंसिंग का इशू होता है। सिक्योरिटीज़ है, ये देखिए सिक्योरिटी अभी एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज, मतलब ये मिक्स्ड मोड वाला ऑथेंटिकेशन है, मतलब एसक्यूएल सर्वर के भी चलेंगे और इसके भी चलेंगे, ठीक है। फिर लॉगिन, तो काफ़ी सारा चीज़ है ये। कनेक्शंस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंकरेंट कनेक्शन 0 इज़ अनलिमिटेड, तो आप इसको लिमिट करना चाहते हो तो आप फ्रंट एंड से ही कर सकते हो। माइस्क्यूएल में हमें क्या करना पड़ता था ना, हमें बैक एंड से करना पड़ता था। यहाँ पे आप फ्रंट एंड में ही काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सिक्योरिटी देख सकते हैं, मिक्स मोड कर रखा है, ये इनेबल सर्वर प्रॉक्सी अकाउंट कर रखा है। कनेक्शन हमने देख लिया था। ये डेटाबेस सेटिंग्स है, कुछ डेटाबेस की सेटिंग्स है कि डेटा कहाँ पे रहेगा, लॉग फाइल कहाँ पे रहेगा, बैकअप फाइल कहाँ पे रहेगा, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये आपको एडवांस के अंदर काफ़ी कुछ मिलता है इसके अंदर, कि ये देखिए आप यहाँ पे बूस्ट एसक्यूएल सर्वर प्रायोरिटी वगैरह है ना। फाइल स्ट्रीम एक्सेस लेवल जो है वो डिसेबल्ड है, तो यहाँ से वो सब आपको इनेबल करना पड़ेगा। रिमोट लॉगिन का टाइम आउट है 10 सेकेंड्स का, यहाँ पे क्वेरी वेट है, तो ये भी कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू है। और रनिंग वैल्यू अगर आपको देखना है तो ये आपको रनिंग वैल्यू भी यहाँ से दिख जाएगा, ये रनिंग वैल्यू है। परमिशंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो परमिशंस है ना, बिल्कुल अगर आप माइस्क्यूएल से को अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है, बस थोड़ा सा अलग वे में है। आप यहाँ पे यूज़र करेंगे, आप कोई भी यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे ना, यहाँ पे जो डेटाबेस बनेगा इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, तो इसमें आपको परमिशन सेट करने होंगे कि कौन से यूज़र को आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो यूज़र आप नया बनाना चाहते हैं या एसक्यूएल के अंदर यूज़र बनाना चाहते हैं। जैसे मैं अगर एसक्यूएल के अंदर यूज़र बनाना चाहता हूँ तो ये देखिए लॉगिन से इसके अंदर, ये देखिए इसमें मेरा ऐसे है, ठीक है। अगर मैं ऐसे का भी प्रॉपर्टी देखूँ तो आपको यहाँ पे परमिशंस इसका समझ आएगा कि एग्जैक्टली चलता कैसे है। ये देखिए सर्वर रोल्स में इसको पब्लिक बोल दिया गया है और सिस एडमिन बना दिया गया है। तो जैसे जैसे आप इसको परमिशन देंगे, यूज़र मैपिंग है, ये देखिए, और इसके अंदर काफ़ी DB ऑनर और पब्लिक, ये देखिए। तो यहाँ से हम परमिशन वगैरह बनाते हैं कि परमिशन मतलब एक यूज़र यहाँ पे बनाएंगे, उसको डेटाबेस में परमिशन देंगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ है मैनेजमेंट का, हाई अवेलेबिलिटी का। ये देखिए अभी ये फीचर भी ऑन नहीं है, इनेबल नहीं, क्योंकि और भी सर्वर्स चाहिए होंगे इसके लिए। रिसोर्स गवर्नर है, तो ये कहने का मतलब एक ना एंटरप्राइज क्लास का, मतलब एक काफ़ी अच्छा डेटाबेस है ये। थोड़ा सा बड़ा होता है ये और काफ़ी हैवी होता है ये, बाकी इसके लिए अच्छे आपको सर्वर्स चाहिए होंगे। तो ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे न्यू क्वेरी पे आप जाओ, यहाँ पे जो क्वेरी लिखो तो क्वेरी वही चलेंगे हमारे एसक्यूएल वाले। और भी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे एडिट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे व्यू के अंदर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है और एक्सप्लोरर के डिटेल्स हैं, टेम्पलेट एक्सप्लोरर है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है डेवलपमेंट के लिए, बुकमार्क के विंडोज़ हैं। तो ये इसका पूरा मेन्यू है। प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे। टूल्स के अंदर एसक्यूएल सर्वर का प्रोफाइलर एक होता है। अब प्रोफाइलर एक अलग से टूल होता है। ये क्या करता है ना, आपका अगर आपका मतलब ट्रेस करता है, जैसे आपका डेटाबेस सर्वर पे कुछ चल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि स्लोनेस है या कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ पकड़ना है, तो इसको रन कर दो तो ये करता है ट्रेसर चला देता है, मतलब जो भी उसके अंदर जो भी चीज़ चल रहा है ना उसको रिकॉर्ड कर लेता है। देखिए यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल वगैरह, मतलब एक एक जो वहाँ पे नेटवर्क के अंडर जो भी हो रहा है इसको आप रिकॉर्ड कर देगा। वो रिकॉर्ड करके इसको आप फिर डिसेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली एक एक जो इसके अंदर जो भी हो रहा है कि एक क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, कौन सा यूज़र है, कितने CPU चल रहे हैं, कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, राइट कितना हो रहा है और रीड्स कितना हो रहा है, तो वो सब आप बिल्कुल यहाँ से मतलब मैनेज कर पाओगे। तो एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर एक अच्छा टूल है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है आपके प्रॉब्लम्स में, मतलब एसक्यूएल के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में। और भी है इसके अंदर टूल। डेटाबेस इंजन ट्यूनिंग के लिए होता है यहाँ पे। ये देखिए ट्यूनिंग के लिए आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पे आपके इंडेक्स वगैरह है, कहाँ पे डेडलॉक्स हैं और कहाँ पे आपके मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया जो भी है ना वो यहाँ पे आपको बता देता है। एक्सटर्नल टूल्स हैं कुछ, माइग्रेट टू एज्योर। अब ये फीचर भी आ गया है इसके अंदर कि अब डायरेक्ट आपके जो डेटाबेस है डायरेक्ट उसको एज्योर पे आप माइग्रेट कर दो, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग्स है कुछ और भी ऑप्शंस हैं।
तो ये सारे आपको टूल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। बाकी जैसे दूसरे डेटाबेस में काम होता है वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है एक्स्ट्रा ये चीज़ है कि इसके अंदर आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल जाएगा, आपको इसके अंदर आपको क्लस्टरिंग मिल जाएगा। तो क्लस्टरिंग का जो सेटअप होता है वो अलग होता है, उसके लिए आपको एटलीस्ट एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए होगा, आपको एक शेयर्ड आपको ड्राइव चाहिए होगा, है ना। एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो आपके क्लस्टरिंग सर्विस में यही होता है कि जैसे आपके एसक्यूएल सर्वर्स है, ये मान के चलो कि आपका एडी है, यहाँ से क्या है सेंट्रलाइज आपका ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मान के चले यहाँ पे एसक्यूएल के सर्वर से आप 1 2 3 कम 3 तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, और एंटरप्राइज एडिशन होना चाहिए। ये होगा MSSQL, ठीक है। ये आपके MSSQL के सर्वर्स होंगे। इसका सिर्फ एक काम ये होगा कि ऑथेंटिकेशन जो है ना ये आपका यहाँ से लेगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, ये जैसे कि कोई भी क्लस्टरिंग सर्विसेज होता है उसमें क्या होता है ना, जो CPU और मेमोरी है वो सिर्फ सर्वर से लेते हैं, जो डेटा है ना, डेटा आपका एक शेयर्ड स्टोरेज में होगा, यहाँ पे मान के चलें। तो ये एक आपका स्टोरेज सर्वर होगा या आपका स्टोरेज का अप्लायंस होगा, NFS हो सकता है, SAN हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेटाबेस होगा, मतलब जो डेटा है ना वो यहाँ पे होगा। और इसमें ये तीनों में ये जो आपका है ये शेयर्ड होगा, ये जो है ना ये शेयर्ड होगा। तो क्लस्टरिंग सर्विसेज ऐसे ही बनता है कि जो डेटा होता है सेंट्रलाइज आपका एक शेयर्ड स्टोरेज में होता है, और ये जो आपके सर्वर्स होते हैं ना ये तीनों उसको यूज़ करते हैं और रियल टाइम में उस पर डेटा रीड और राइट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा चलता है, इसके बारे में बात करेंगे। और जितने भी डेटाबेस है मोस्टली ये क्लस्टरिंग सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट MSSQL का हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। एक्चुअली में MSSQL काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं कंपेयर करूं MySQL से तो उसके हिसाब से एक इंट्रोडक्शन बनता है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। बाकी MSSQL अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए और काफ़ी ये क्रिटिकल भी है। बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं इसके अंदर चलते हैं, मतलब ओरेकल के बात करें तो इसी का नंबर आता है, ओरेकल नंबर 1 है, उसके बाद इसी का नाम आता है और ये बहुत चलता है। ये जितने भी .NET के एप्लीकेशंस हैं, बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस वगैरह है ना वो सब इसी में चलते हैं। रिटेल के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे PostgreSQL को, उस पर भी हम कुछ एक सर्वर बनाएंगे हमारा उबंटू का, उस पर हम इंस्टॉल करके देखेंगे पोस्टग्रेस को। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोस्टग्रेस के बारे में। तो मेरे पोस्टग्रेस के लिए मैंने एक सर्वर ले रखा है 25, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया। थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट ना बढ़ा दूंगा। अब ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक आपका, ये देखिए ऐप इंस्टॉल नेट टूल्स। तो मैं नेट टूल्स इसमें डाल देता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी काम पड़ेगा हमारे को। एक बार देखेंगे कैसे पोस्टग्रेस हमें इंस्टॉल करना है और कैसे हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार पोस्टग्रेस सर्च कर लेता हूँ। तो ऐप सर्च मतलब रेपोजिटरी में मुझे सर्च करना है पोस्टग्रेस, ठीक है, PostgreSQL, ठीक है, ऐसे सर्च कर लेते हैं।
तो अगर यहाँ पे होगा तो बता देगा। पोस्टग्रेस पी से स्टार्ट होता है, ये है 16 मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्लाइंट 16 वर्जन है, सर्वर तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ दिखाता है। पोस्टग्रेसक्यूएल ये रखा, ये रहा पोस्टग्रेसक्यूएल 16। तो 16 हमारा लेटेस्ट वर्जन, आप ऐसा मान के चलिए। ये उबंटू के रिपोजिटरी में आपको मिल जाएगा और यही हमें इंस्टॉल करना है। मैं करूँगा ऐप इंस्टॉल पोस्टग्रेसक्यूएल -16, ऐसे कुछ लिखा था ना, ये मैं एंटर करता हूँ। अनेबल टू, अच्छा ये पोस्ट PO भूल गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 175 का है, ये 175 MB है, डिस्क स्पेस ले लेगा। 43 MB का ही है फिलहाल, काफ़ी हल्का है, जैसे MySQL होता है वैसे ही है। बस थोड़ा सा MySQL से थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है उससे। मतलब इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप ओरेकल पे काम कर रहे हैं, मतलब ओरेकल जैसे ही आपको लगेगा थोड़ा सा। इसमें रेप्लिकेशन वगैरह भी होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। लोड बैलेंसर भी होता है, एक PG बाउंसर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप लोड बैलेंसर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। सिस्टम CTL और स्टेटस पोस्टग्रेसक्यूएल देखते हैं, कुछ है, ये देखिए ये एक्टिव है। पोर्ट्स देख लेते हैं, पोर्ट्स कौन किस पे चलता है। ये 5 6 ऐसे कुछ है, नेट स्टेट -TUPON, ठीक है। 5432 पे चलता है ये, ठीक है। इसका भी ग्राफिकल टूल आता है PG एडमिन करके, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। नहीं तो DBeaver आता है, जो कि मल्टीपल आपके 50-60 जितने भी डेटाबेसेस हैं ना, सबको सपोर्ट करता है वो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको इसका स्पेसिफिक टूल नहीं चाहिए होगा तो। थोड़ा इसके आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। अगर मैं ETC में जाऊँ इसके, ठीक है, इसके मुझे कन्फिग में जाना है। पोस्टग्री, ये देखिए मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे मुझे वर्जन दिख जाएगा। आपके पास अलग अलग वर्जन है तो वर्जन के हिसाब से वो दिखाई देगा। पहले थोड़ा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। ये मेन है, CD मेन, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर ना ये कुछ फाइल्स होते हैं, ये पोस्टग्रेस का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन के और फाइल्स होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये PG HBA कॉन्फ होता है जो आपके क्लाइंट के लिए होता है, मतलब क्लाइंट के ऑथेंटिकेशन के लिए किस IP से, मतलब MySQL में या MS SQL में तो आप एक्सेस अलग तरीके से सेट करते हो, इसमें सेट करोगे, ठीक है। ये भी हम देखेंगे। फिलहाल एक बार ये मेन फाइल देखते हैं इसमें क्या है। तो मैं इसको नैनो में खोल लेता हूँ। ये तो यहाँ पे तो सब मुझे कमेंट्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेमोरी के यूनिट्स कुछ बता रहा है, B यानी बाइट्स, तो काफ़ी कुछ है। ये डेटा डायरेक्टरी बोल रहा है कि डेटा डायरेक्टरी कहाँ पे होगा, तो ये var lib PostgreSQL 16 मेन के अंदर होगा बोल रहा है। HBA फाइल, ये देखिए HBA फाइल ETC के अंदर है। इडेंट फाइल ये बता दिया। एक्सटर्नल PID फाइल जो इसका प्रोसेस ID फाइल होगा वो कहाँ पे होगा। लिसन एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसको लिसन कहाँ पे करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप चाहो तो चेंज कर सकते हो ताकि लोकल होस्ट पे लिसन ना करे। तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ, लिसन एड्रेस दे देता हूँ मैं। या तो आप IP डाल दो कि वो IP पे चले, या 000 कर दो, इस तरीके से, ठीक है। या देखिए ये थोड़ा सा फॉर्मेट गलत हो गया, इसको आप स्टार कर दोगे ना तो ये ओके। इसको हमें क्या करना है, स्टार करना है ये। तो ये पूरे जितने भी इसके इंटरफेस है, नेटवर्क इंटरफेस है, चाहे वो लोकल IP हो, लूप बैक हो, सब पे लिसन करेगा। ये है पोर्ट इसका 5432। मैक्स कनेक्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। रिजर्व, सुपर यूज़र, काफ़ी सारी चीज़ें, यूनिक्स के सॉकेट है यहाँ पे, ग्रुप है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। थोड़ा सा आपको MySQL टाइप का ही लगेगा ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी ये आपके विंडोज़ में भी इंस्टॉल हो जाता है ग्राफिकली, और इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। ये आपके SSL है, इसके अंदर इनबिल्ट है, SSL को ऑन कर रखा है यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे इसके अंदर अलग अलग, जैसे बफर है, शेयर्ड बफर है, तो ये भी आप सेट कर सकते हो। पेजेस वगैरह हैं, वर्क मेमोरी है, देखिए
वर्क मेमोरी अगर एक सेशन है वो 4 MB लेगा, है ना। तो अगर मान के चलो 100 सेशन है तो कितना ले लेगा। तो उसके हिसाब से ना ये आपको थोड़ा सा, इसके एनालाइज़र भी आते हैं जो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि कैसा परफॉर्मेंस आपका दे रहा है ये, कुछ कन्फिग्रेशन फाइल में कुछ दिक्कत तो नहीं है। या ऑनलाइन ऐसे भी आते हैं, मतलब कैलकुलेटर आप कह लें, जहाँ पे आप अपने यूज़र बेस बताएंगे कि मेरा इतने बड़े यूज़र हैं, डेटाबेस का साइज़ इतना है और इतने में कनेक्शंस है, तो वो अपने आप आपको इसको एडजस्ट करने का बता देंगे। इसको एडजस्ट करने का मतलब ये कि इसके इसके ये जो आपको वर्क मेमोरी है, यहाँ पे जो भी चीज़ बता रहा है ना, ये इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है आपका इसका परफॉर्मेंस। नहीं तो स्लो चलने लगेगा, नहीं तो मतलब कुछ भी वो मतलब करने लग जाता है, मतलब इसका एबनॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा इसका, अगर सेटिंग्स अगर आप ढंग से ट्यून नहीं करते हैं तो। बाकी ये बहुत हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस है, बहुत चलता है, ये भी फ्री है, ओपन सोर्स है। एक वैल होता है यहाँ पे, आपके लॉग फाइल्स को हम यहाँ पे वैल बोलते हैं, ठीक है। वैल फाइल जैसे अभी सेटिंग्स है, इसको अगर आप इनेबल करते हो तो इसका ना एक लॉग्स बनेंगे वैल के नाम से, और वो जो वैल है उसको आप चाहो तो किसी और सर्वर पे उसको इंजेस्ट करा सकते हो और वहाँ पे भी इस सर्वर का रेप्लिका बन जाएगा, ठीक है। देखिए सिंक्रोनस कमिट है, ये देखिए वैल मेथड क्या होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ दिया है इसके अंदर। ये देखिए रिमोट राइट, रिमोट अप्लाई, तो ये सब चीज़ ना आपके क्लस्टरिंग टाइप का मान के चलो आप हाईली अवेलेबल रहेगा आपका डेटाबेस। वैल लॉग्स के हिंट वगैरह हैं, साइजेस भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए मैक्स वैल साइज़ कितना, 1 GB का बनेगा, ठीक है। मिनिमम वैल साइज 80 GB का बनेगा, तो ये सब आप सेट कर सकते हो कि कितने का वो आपका लॉग फाइल बनाएगा। वैल फाइल को हम लॉग फाइल ही बोलते हैं, जैसे MySQL में हमारा होता है ना बिन फाइल बनता है शायद वहाँ पे, तो ऐसे ही आर्काइव भी एक होता है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। वैल फाइल को मतलब आर्काइव कर लेगा, एक बार वहाँ पे इंजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये आर्काइव में डाल देगा उसको। आर्काइव की रिकवरी है, रिस्टोर के कमांड्स भी होते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रिकवरी के टारगेट्स वगैरह हैं। रेप्लिकेशन, ये देखिए आप रेप्लिकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्राइमरी सर्वर्स, स्टैंड बाई सर्वर्स, तो काफ़ी सारे इसके अंदर ना, मतलब ये थोड़ा सा क्लस्टरिंग के लिए बहुत बढ़िया है ये। तो फिलहाल मैं इसको देखिए, रिपोर्टिंग लॉगिंग भी है इसके अंदर। लॉगिंग के देखिए फाइल का डायरेक्टरी है, लॉग फाइल का नाम बोल रहा है, मैं तो ये सबको इनेबल कर देता हूँ ताकि पता रहे। लॉग फाइल का मोड, रोटेशन, एक दिन के अंदर बार बार लॉग जो है आपका रीसेट हो जाएगा, ये ट्रंकेट करने के लिए बोल रहा है। वैन टू लॉग बता रहा है। लॉग के भी कई सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे डिबग करा सकते हो, फैटल करा सकते हो, पैनिक अगर आ रहा है नोट मतलब ज़्यादा क्रिटिकल है तो वो सब भी बताए। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। टाइम जोन है यहाँ पे, क्लस्टर का नाम ये देखिए, मॉनिटरिंग है इसके अंदर। ऑटो वैक्यूम भी होता है कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये आपके टेम्प जो टेबल वगैरह होते हैं उसको ऑटो वैक्यूम कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं आपके, तो इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, जैसे कि हमारे ओरेकल में होता है ना, ये वैसी है, आप मान के चलो। काफ़ी सारे चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हैं। डेडलॉक के लिए भी आप देखें, डेडलॉक का ये देखिए, डेडलॉक होता नहीं है कहीं पे, मतलब उसको भी सेट कर सकते हो, उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो आपको ऑटोमेटेड मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टरी के कॉन्फडी, तो कॉन्फडी नाम का एक वहाँ पे है, सेव करता हूँ इसको। ये देखिए आपको यहाँ पे कॉन्फडी मिलेगा, तो उसको भी अगर मैं कॉन्फडी के अंदर जाऊँ ना, तो यहाँ पे जो भी फाइल्स है ना उसको भी ये इंक्लूड कर लेगा। तो एक एक्स्ट्रा मतलब आप सेटिंग्स इसके अंदर अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हमें ना PGHBA को देखना जरूरी है, PG_HBA, ठीक है। ये क्या काम करता है आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये मेन यहाँ पे सेटिंग्स को बताया है। लोकल यूज़र का नाम बताया, पोस्टग्रेस नाम का यूज़र होता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा, जैसे आपको अगर रिमोट जिस सिस्टम से भी अगर आपको रिमोटली अगर कनेक्ट कराना है ना, तो यहाँ पे आपको जैसे IP वर्जन 4 के लिए, तो यहाँ पे आपको जाके क्या करना होगा, यहाँ पे होस्ट, यहाँ पे उसका डेटाबेस, तो किस डेटाबेस को आप देना चाहते हो यहाँ पे एक्सेस, आप डेटाबेस का नाम भी दे सकते हो, नहीं तो ऑल करोगे तो सब पे हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र, तो किस यूज़र को देना चाहते हो, तो मतलब एक एक चीज़ आप यहाँ पे उसको बताओगे।
उसका रिमोट आईपी क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली उसका रिपोर्ट रिमोट आईपी दोगे ना और उसका सबनेट दोगे तो वही तभी कनेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पे ये जो ऑथेंटिकेशन का टाइप कैसे होगा, आप चाहो तो इस पर पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, MD5 यूज़ कर सकते हो, पीयर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है। फ़िलहाल मैं इसको सेव नहीं करता, बस मैं इसको नो कर देता हूँ। एक बार देखते हैं रीस्टार्ट करके, systemctl रीस्टार्ट postgre SQL, ठीक है। तो ये जो कमांड है ना, ये क्या करता है आपके जो postgre SQL है इसको रीस्टार्ट कर देता है। इसका कमांड मैं देख लेता हूँ, कमांड क्या होता है। हाँ, तो इसका जो कमांड मेरे पास है वो है अगर सू, क्योंकि पोस्टग्रेस नाम का ही था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैट etc पास wd, तो यहाँ पे यूजर्स बना देते हैं। देखिए पोस्टग्रेस नाम का एक यूज़र बना दिया है जो कि पोस्टग्रेस का एडमिन है, ठीक है। अब इसका पासवर्ड शायद सेट नहीं हुआ है, तो हमें सू पोस्टग्रेस करना पड़ेगा ये। तो ये देखें आप, ये पोस्टग्रेस यूज़र में चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप और भी यूज़र बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ बना सकते हो। इसका अगर देखें तो PSQL नाम का, इसका जैसे MySQL होता है वैसे PSQL होता है। तो PSQL लिखने के बाद अगर क्वेरी लिखना चाहते हैं तो ऐसे क्वेरी वगैरह भी लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट मैं करता हूँ यूज़र नेम, सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम, एक सिस्टम का टेबल होता है PG_यूज़र, ऐसा कुछ होता है PG_यूज़र, और इसको भी ना लास्ट में से क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो यूज़र नेम फ़िलहाल तो है नहीं यहाँ पे, मुझे मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, यूज़र USR नेम लिखना था शायद, PSQL-C सेलेक्ट USR नहीं, यूज़ नेम, हाँ ये देखिए यूज़ नेम, तो यूज़र नेम मतलब यूज़र नेम, ऐसे इसमें थोड़ा सा ट्रिक किया गया। तो और जितने भी इसमें यूज़र्स डालेंगे ना आप, जैसे आप कहते हो कि ऐड यूज़र उबंटू, ये रूट ओनली रूट में ऐड अ यूज़र और ग्रुप टू द सिस्टम। तो इसके लिए आपको, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्रिएट होगा, क्रिएट यूज़र उबंटू, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ये देखिए ये है। अब अगर मैं वो कमांड चलाऊँ तो देखिए उबंटू भी आ गया। तो ऐसे हम यूज़र बनाते हैं। DB कैसे बनाते हैं, तो एक बार DB भी देख लेते हैं इसमें। अब ये जो जैसे आप चेंज करते हैं ना इसमें, तो इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो। जैसे पास WD लिख दोगे ना यहाँ पे, और पोस्टग्रेस लिख दोगे, चेंज पासवर्ड के लिए पास WD होता है, पोस्टग्रेस ये यूज़र नेम था, ये मैं एंटर करूँगा। तो देखिए पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, ये पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। अच्छा, ये करंट पासवर्ड के लिए बोल रहा है, करंट पासवर्ड तो है ही मेरे पास, तो करंट पासवर्ड के लिए मैं एंटर कर दूंगा, बिल्कुल खाली है ना वो, या मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं पासवर्ड के लिए, तो यूज़र का पासवर्ड चेंज करके ना इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। PG यूज़र का एक टेबल होता है, वो भी हम देख सकते हैं। जितने भी यूज़र हैं उसके टेबल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक और कमांड है PSQL-L, ये देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका डेटाबेस का लिस्ट है ना वो ऐसे दिखता है। थोड़ा सा अंतर है इसमें MySQL से, और इसके थ्रू आप काफ़ी कुछ देख सकते हो। और भी कई सारे शॉर्टकट्स वाले कमांड होते हैं इसके अंदर। ये देखिए Ctrl+Z से इस पर आप निकलोगे, /du होता है, ये देखिए डिस्क यूसेज बता रहा है ये। तो इसके प्रॉम्प्ट थोड़े अलग होते हैं। /du लिखोगे तो पूरा डेटाबेस का साइज़ भी बता देगा एक बार में। तो ये डेटाबेस का इसका साइज़ है, ठीक है। जो डेटा नाम का है ना उसके अंदर वैल लिव के अंदर, तो ये देखिए मेन के अंदर ये सब आपको फोल्डर्स मिलेंगे। वैल का मिलेगा, आर्काइव स्टेटस का मिलेगा, PG वैल का मिलेगा, है ना, लॉग जो लॉग्स हैं उसके। तो ये इस तरीके से चलेगा। एक बार हम क्या करते हैं ना इसको, अगर हम GUI से देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि ये मतलब दिखता कैसे है ना। तो हम क्या करते हैं ना, PG एडमिन इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, या इसका जैसे PHP में अगर जाए तो PHP के अंदर भी एक होता है PHP PG एडमिन होता है।
आप वो भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो। तो ऐसे करते हैं हम PHP PG एडमिन का यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या है ना, मुझे इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस ये सू रूट, ये तो अभी ऑथेंटिकेशन फेल बोल रहा है, सू रूट कर रहा हूँ तो sudo su p@@w0 ये तो कुछ प्रॉब्लम आ गया है। इस पर देखना पड़ेगा इसको कि कैसे ये होगा। फिलहाल मैं चाहता हूँ मैं से एग्ज़िट हो जाऊँ। तो लॉग आउट तो कह रहा है, लेकिन लॉग आउट एक्चुअल में हो नहीं रहा ये। हाँ, ये अब हो गया, एग्ज़िट किया ना, अब ये हो गया। ठीक है, तो sudo -i ऐसे भी कर सकता हूँ, और पासवर्ड। ठीक है, मैं रूट पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं एक या PG एडमिन से ही ट्राई करते हैं इसको। PG एडमिन एक बार समझ आएगा, वो थोड़ा सही टूल है PG एडमिन के लिए। ठीक है, PG एडमिन देखते हैं PG एडमिन कैसे हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। PG एडमिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे, PG एडमिन डाउनलोड आप इतना लिख दो, आपको पोस्टग्रेस के साइट पे लेके जाएगा। ये पोस्टग्रेस के साइट पे आपको मिल जाएगा PG एडमिन, और यहाँ पे आपको डाउनलोड मिल जाएगा लेटेस्ट जो भी यहाँ पे है। ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए होगा तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। PG एडमिन यहाँ पे है 8.11, ये भी चल रहा है, अगस्त 22 का है, 2024 में रिलीज़ हुआ है ये। तो फिलहाल मैं इसी को भी करता हूँ डाउनलोड। थोड़ा सा बड़ा होता है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि ग्राफिकल होता है ना, इसलिए। तो ये देखिए 286, तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मतलब ये वही क्लाइंट टूल है, ग्राफिकल क्लाइंट टूल है, और यहाँ से आप आपके पोस्टग्रेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो मेरा PG एडमिन डाउनलोड हो गया। मैं ओपन फाइल पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं सेटअप फाइल कैसे इसको रन करता है। ये जो अपना PG एडमिन जो टूल है ना, ये हमारा ऑलमोस्ट जावा पे ही शायद बना हुआ है। जावा जैसे लगता है, वो जावा या पाइथन पे बना होगा, मोस्टली जावा जैसे लगता है। तो कोशिश करते हैं ये हो जाए एक बार। तो इंस्टॉल फॉर मी बोलेगा ये, और ये इस तरीके से आपका ये खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है, ये नेक्स्ट। और ये देखिए आपका PG एडमिन 4 ये ऐसे इंस्टॉल करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस क्लिक करना है आपको, तो ये ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, बस इसका ये है कि अभी इस पर थोड़ा सा ना, इसका जो कनेक्शन है वो हमें थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा, PG-HBA फाइल को चेंज करके। तो वो भी हम देखेंगे कैसे उसको हम कर सकते हैं। तो एक बार ये इंस्टॉल होने देते हैं इसको, हम एक बार हम यहाँ पे और जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं जाता हूँ सू पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस नाम का ये यूज़र बनाता है। यहाँ पे जो पासवर्ड का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। आई थिंक पास WD ऐसा कुछ होता है। करेंट पासवर्ड कुछ भी नहीं है। ओके, ये अनचेंज हो गया पासवर्ड, ऐसा कुछ। अच्छा, पासवर्ड नाम का होता नहीं, पास WD ही होता है।
ये इसका पासवर्ड का तरीका है। तो पासवर्ड ये हो गया। अच्छा, पोस्टग्रेस का यहाँ पे पासवर्ड अनचेंज, क्योंकि मैंने पोस्टग्रेस का पासवर्ड मैंने सेट ही नहीं कर रखा ना, तो वो भी हम चेक करते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक मैं क्या करता हूँ, यूज़र बना के देखता हूँ और यूज़र के थ्रू उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। एक बार ये मेरा इंस्टॉल हो गया, ये फिनिश करता हूँ मैं। 5432 पोर्ट होता है इसका, और पीजी एडमिन को एक बार रन करके देखते हैं वो क्या कहता है। तो पीजी एडमिन को मैंने, और इन्होंने पहले जो टूल थे ना, पहले क्या था, ये कंसोल बेस्ड टूल था, अभी थोड़ा वेब बेस्ड टाइप का आ गया है, तो काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है। मैंने लास्ट जो है ना वो पोस्टग्रेस 12 पे काम किया था, 11 पे। अभी तो फ़िलहाल ये सब आउट ऑफ सपोर्ट हो गया, ये देखिए। तो ये आपका पीजी एडमिन का टूल है, ये इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे आपके सर्वर्स होंगे, अभी कोई भी सर्वर नहीं है यहाँ पे कनेक्ट, तो रजिस्टर करना पड़ेगा सर्वर को, और यहाँ पे कुछ नाम देना पड़ेगा, सर्वर ग्रुप कनेक्शंस वगैरह है, जैसे मैं देता हूँ पीजी कॉन, ठीक है, मैं ऐसे नाम डालता हूँ। कनेक्शंस के अंदर होस्ट का नेम तो 192.168.125, ये 5432 होगा। मेंटेन डेटाबेस पोस्टग्रेस ही होगा, यूज़र नेम पोस्टग्रेस होगा। ऑथेंटिकेशन अभी मुझे देखना पड़ेगा कि इसका पासवर्ड कैसे चेंज होगा। पासवर्ड चेंज हो जाएगा ना तो फिर लॉगिन हो जाएगा। फिलहाल देखिए लॉगिन नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पोस्टग्रेस का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो कुछ अलग अलग तरीके हैं हमारे पास पोस्टग्रेस का जो पासवर्ड है ना वो चेंज करने के लिए। एक पोस्टग्रेस का एक हमारा, जहाँ पे हम डायरेक्ट एसक्यूएल कमांड्स लिख सकते हैं, तो उसके लिए होता है, या तो पहले आप अपने जो पोस्टग्रेस है उसको एडमिन के प्रिविलेजेस दे दो, ठीक है, एक तो वो है। उसके लिए क्या करना होगा, sudo -u पोस्टग्रेस, ठीक है, और पी एस क्यू एल इसका जो एसक्यूएल के जो आप स्टेटमेंट लिखोगे ना पी एस क्यू एल के अंदर ही लिखोगे। तो फिलहाल अभी देखो sudoers फाइल में इसका नाम है नहीं ना पोस्टग्रेस का, इसलिए एरर दे रहा है। अगर ये होता ना sudoers में तो ये कर लेता। एक है इसका पी एस क्यू एल, उसके बाद -u दे दो और यूज़र नेम दे दो, जिस यूज़र का आप करना चाहते हो। मैं फिलहाल पोस्टग्रेस का करना चाहता था, ये देखिए। तो ये क्या करेगा ना, आपका ऐसे कमांड में चेंज कर देगा। अभी क्या है ना, ये यहाँ पे अब आप एसक्यूएल के कमांड डायरेक्ट चला सकते हो। तो अब अगर आपको मान के चलो कि इसका यूज़र जो है ना उसको अल्टर करना है, कुछ भी इसमें अल्टर करना है, मान के चलो पोस्टग्रेस जो है एडमिन यूज़र आपका रूट यूज़र है, माइस्क्यूएल में रूट होता है ना, इसमें पोस्टग्रेस होता है। पोस्टग्रेसक्यूएल में, माइस्क्यूएल में आपका रूट, और MS SQL में आपका एस है, ये तीनों बराबर है, एक जैसे काम करते हैं वो, ठीक है। तो उसके मुझे अल्टर करना है, तो अल्टर यूज़र, अब यूज़र का नाम क्या है, पोस्टग्रेस, ठीक है। इसको आप चाहे तो कोट्स में भी दे सकते हो, कोट्स में देंगे तो सही रहेगा। ये मैंने कोट्स में दे दिया, विथ पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा, जो पासवर्ड आप चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, मान के चलो पोस्टग्रेस 123, ऐसा कुछ मैं दे देता हूँ, ठीक है। कोट्स बंद कर दिया, और लास्ट में जैसे MySQL होता है ना वैसे इसको भी क्लोज करना पड़ता है। फिलहाल ये सिंटेक्स एरर बोल रहा है, ये कोट्स को गलत मान रहा है, शायद ये नए वर्जन में ऐसा आ गया होगा, ठीक है, कोई नहीं, इसको हम हटा देते हैं। अब एंटर करते हैं, देखिए अल्टर रोल हो गया ना, मतलब पासवर्ड मेरा चेंज हो गया इसका। तो ये तरीका है पासवर्ड चेंज करने का। इसको इससे हटना है तो आपको क्या ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, क्विट। तो ये क्विट हो गया, एग्जिट करते हैं यहाँ से, तो रूट पे मैं वापस चला गया, तो ये मेरा पासवर्ड ऑलरेडी चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप पासवर्ड को ना, जैसे अब ये देखिए, ये एक मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, ये क्या है देखिए, आप PSQL डायरेक्ट लिख के पोस्टग्रेस वाले में आप यूज़र पोस्टग्रेस दे दें, तो एक बार आपको पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद पासवर्ड भी साथ में आप एक कोई SQL का स्टेटमेंट डायरेक्टली आप चला सकते हैं। और इस जो फॉर्मेट में अगर आप करते हैं ना, तो डेटाबेस के अंदर कोई ऑपरेशन है, सो टेबल्स वगैरह है, वो आप आराम से इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है करने का। अभी जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा ये जो है ना, ये कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपका जो होस्ट जो है
नो PGHBA कॉन्फ एंट्री फॉर होस्ट, मतलब जो होस्ट है हमारा उसके लिए ये जो 1.4 है वो उससे इसके लिए इसके पास मतलब PGHBA में इसकी एंट्री नहीं है, बस उसका यही कहना है। तो इसको हम नैनो करते हैं, नैनो ETC PostgreSQL के अंदर जाएंगे, PostgreSQL इसके आगे 16 नाम का था और इसके अंदर था PG_HBA, ऐसे कुछ होना चाहिए। एक बार देखते हैं टैब मार के, ये मेन, अच्छा मेन के अंदर हमारा होता है PG_HBA। ये तो ये फाइल के अंदर ना ये क्या कह रहा है कि आप बिल्कुल नीचे में आएंगे ना तो आपको दिखेगा, ये देखिए, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बोल रहा है वो, ये IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 4 से मुझे कनेक्शन कराना है, IP वर्जन 6 के लिए अलग होगा एंट्री और ये पीयर कनेक्शन के लिए अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा ना, कोशिश करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे एंट्री कर सकूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, कुछ एंट्रीज करने होंगे, मुझे लिखने होंगे कि कैसे इसको मैं मतलब रिमोट कनेक्शन के लिए इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो जैसे हम इंस्टॉल करते हैं ना पोस्टग्रेस, तो वो लूप बैक पे ही मतलब 127.0.0.1 पे ही वो लिसन करता है। सबसे पहले वो हमें हटाना था, वो ऑलरेडी हमने कर लिया है, मतलब वो सब जितने भी आपके नेटवर्क के इंटरफेस है उस पर वो लिसन कर रहा है। तो वो जो पहला जो स्टेप था वो ऑलरेडी हमने कर लिया। PGHBA में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि होस्ट कौन सा है। मैं लिख दिया होस्ट, फिलहाल चलो ऑल कर देता हूँ और इसको भी ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना होगा ना, या तो आप IP दे दो रिमोट सिस्टम का, तो मेरा 192.168.1.4 था यहाँ पे मेरा जो लोकल है जिससे मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। आप चाहते हो तो पूरा के पूरा नेटवर्क को भी दे सकते हो। नेटवर्क को देने का तरीका 192.168.1.0, तो ये पूरे नेटवर्क को मैंने दे दिया। ठीक है, एक यहाँ पे ना इसका सबनेट भी लिखना पड़ता है, तो /24 का था मेरे पास। आप ऑथेंटिकेशन का टाइप पीयर से देना चाहते हो या इंक्रिप्शन वाले तरीके से देना चाहते हो, जैसे पहले MD5 चलता था, अभी SHA-256 चलता है यहाँ पे। तो इसको लिखूंगा स्क्रैम, सेम वही जो ऊपर लिखा है ना वही मैं डाल दूंगा, स्क्रैम -SHA-256, ये इसका इंक्रिप्शन है। पहले MD5 हुआ करता था, वो चेंज हो गया, अभी SHA-256 यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेव, Ctrl+X। एक बार मुझे ना होगा तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ Ctrl+R। इससे क्या होगा, आपका जो पीछे का जो कमांड है वो मैं उसको, ये देखिए रीस्टार्ट, एंटर करता हूँ और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। कोशिश करते हैं ये क्या कहता है अभी। यहाँ तक तो मैं ठीक दिया था, पासवर्ड हमने सेट कर दिया था POSTGRES123, पासवर्ड भी हमने फिलहाल डाल दिया, सेव पासवर्ड कह दिया हमने। रोल्स वगैरह भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, सर्विस भी आप देख सकते हो। डेटाबेस तो चलो पोस्टग्रेस डेटाबेस रहेगा फिलहाल, ट्राई करते हैं। ये देखिए ये मेरा कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा सिंपल है, इसमें MySQL की जगह MySQL में आपको एक एक यूज़र का देना पड़ता है। अब ये इसका ना आर्किटेक्चर है कि क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा। डेटाबेस, देखिए पोस्टग्रेस नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कास्ट, कैटलॉग्स, इवेंट ट्रिगर्स, एक्सटेंशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी एडवांस है ये। आपको जो टेबल था वो स्कीमास के अंदर मिलेगा, एक पब्लिक होगा एक प्राइवेट होगा। तो पब्लिक के अंदर आप चाहोगे इसके अंदर आपको टेबल्स मिलेगा, ये देखिए। तो फिलहाल इसके अंदर मुझे टेबल दिखाई नहीं दे रहा, एक बार देखते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे और यहाँ पे आपके अलग अलग आउटपुट्स भी दिखाएगा ये प्रोसेस वगैरह का। टेबल्स तो यहीं पे होता है आई थिंक, डोमेन्स है, FTS कॉन्फ़िगरेशन है, तो काफ़ी एडवांस है ये। फंक्शंस देखिए, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर्स, टेबल्स, तो फिलहाल भी टेबल्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। एक हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, अब जैसे लॉगिन एक बार देख लेते हैं लॉगिन कैसे चलता है यहाँ पे। तो पोस्टग्रेस मेरा यूज़र था, मैंने उबंटू यहाँ पे डाला था। ठीक है, यहाँ से भी आप चाहें तो इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। ये देखिए डेफिनेशन है यहाँ पे, पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, कब एक्सपायर होगा वो भी कर सकते हैं, कनेक्शन का लिमिट -1 मतलब अनलिमिटेड मान के चलो। प्रिविलेजेस हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सुपर यूज़र है ये, सुपर यूज़र मतलब ऐसे या रूट आप बोल लो, तो आप नए यूज़र बना के उसको भी सुपर यूज़र बना सकते हो। मेंबरशिप किस चीज़ का है आप वो भी सेट कर सकते हो, पैरामीटर्स कुछ दे सकते हो, फिर सिक्योरिटी दे सकते हो। और ये SQL का कुछ वो है मतलब कमांड्स वगैरह आते हैं यहाँ पे।
मैं क्या चाहता था ना, यहाँ पे एक और डेटाबेस हम बना के देखें, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ लिख दूंगा टेस्ट, ठीक है। OID है, डेफिनेशन है, सिक्योरिटी है, पैरामीटर्स है। फिलहाल इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए, तो जैसे डेटाबेस एक और बनाया देखिए, वैसे ही बिल्कुल बना के दे दिया इसने। अब इसके अंदर जो मैंने बताया ना स्कीमास के अंदर ही आपके टेबल्स बनते हैं। ये यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट टेबल। अब टेबल में क्या है, ये देखिए, टेबल का नाम दे दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि कॉन्टैक्ट, इस नाम का टेबल बना रहे हैं हम। पार्टीशन होना चाहिए टेबल का, ये भी इसको कर रहा है ये। जो पार्टीशन है ना, ये टेबल्स के जो पार्टीशन होते हैं MS SQL के एंटरप्राइज में होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। एडवांस है, इसके अंदर RLS पॉलिसीज़ है। अगर इस पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको एडवांस चीज़ें मिलेंगी, कॉन्स्टेंट्स, पार्टीशन, पैरामीटर, सिक्योरिटी, SQL। तो ये इसका SQL के ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ये कॉलम्स है, कॉलम्स जो यहाँ पे प्लस करते जाएंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बताते जाएगा। जैसे मैं लिख दूंगा ID, डेटा टाइप, ये देखिए ये फिर वही सेम वाला आ गया, बस थोड़ा सा इंटरफेस अलग है, बाकी ये वैसे ही आ रहा है। मैं INT टाइप करूँगा, बिग INT आ गया, INT2 वेक्टर आ गया। तो काफ़ी सारे इसके अंदर है। मुझे ये वाला चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। लेंथ नॉट नल होना चाहिए, प्राइमरी की, हाँ प्राइमरी की होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ID के बाद था नेम, तो मैं लिख दूँगा नेम। बाकी इसको स्मॉल में लिखने में फ़ायदा है, स्मॉल में लिखेंगे तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। वो नेम क्या होता है, हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट कर देता हूँ इसको। लेंथ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, नॉट नल ये सब भी सेट कर सकते हो। फिर मैं करूँगा यहाँ पे एड्रेस, ऐसा कुछ। एड्रेस किस में होता है, बिग इंट में डाल दो इसको, ये बिग इंट में आ गया। फिर मैं कुछ और डाल दूँगा, इसमें मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दो। कॉन्टैक्ट नंबर ये किस में होगा, आपके नंबर होता है INT में, तो INT आपको मिल जाएगा नीचे साइड में कहीं पे, ये है। सेव कर दें। सेव करने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये टेबल यहाँ पे बन गया। ये देखिए टेबल के अंदर आपके कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स भी बता रहे हैं। देखिए कॉन्स्टेंट्स, इंडेक्सेस भी इसके अंदर आप कर रहे हैं, RLS की पॉलिसीज़ है, रूल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, ट्रिगर्स भी है इसके अंदर। तो ये आपका एक टेबल का एक सेटिंग है। ये आप इसको राइट क्लिक करेंगे ना, और इसके अंदर आपको देखिए क्रिएट कॉलम रूल, ये भी आप कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं इसके बेस पे, टेबल के बेस पे। ट्रंकेट कर सकते हैं, पूरा खाली कर सकते हैं, एडिट या व्यू भी कर सकते हैं। ऑल रोज करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखिए ये नीचे में आपको आपका दिखा देगा। यहाँ पे आपको क्वेरीज दिखा देंगे, क्वेरीज आप यहाँ लिखते जाइए, यहाँ पे टेबल का बताते जाएगा। तो ये PG एडमिन टूल होता है और ये इस तरीके से ही चलता है ये, ठीक है। जोन से भी आप टेबल खोलते जाएंगे, यहाँ पे ऊपर में उसके बनते जाएंगे टैब, और जहाँ पे आपको जाना है वैसे आप उस पर कर सकते हो। क्लोज भी कर सकते हो, जैसे मैं ये सब मुझे लग रहा है कि कोई काम करनी तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। ये देखिए ये, तो इस तरीके से आपका PG एडमिन टूल चलता है। फिलहाल मैं क्विट करता हूँ। थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। लॉग्स के बारे में देखना बहुत जरूरी है। CD वैर के अंदर लॉग, ठीक है। इसके अंदर LS CD पोस्टग्री, ये लो, ये देखिए इसके अंदर ही कुछ आ रहा है, टेल पोस्टग्री या टेल-F पोस्टग्री, ऐसे करते हैं। ये देखिए, तो ये आपका उससे रिलेटेड है। हाँ, इसका जनरल लॉग अभी नहीं किया, जनरल लॉग भी आप वहाँ पे इनेबल कर सकते हो, और जितने भी क्वेरीज चल रहे हैं ना उसको भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल ये एडमिन लॉग्स मान के चलो कि किस किस पोर्ट पे चल रहा है, कब कब रीस्टार्ट हो रहा है, लॉग के बारे में बता रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी अच्छी क्लस्टरिंग की बहुत अच्छा मतलब इसके अंदर फैसिलिटी होता है। कहने का मतलब है कि इसका रेप्लिकेशन होता है, एक PG बाउंसर नाम का टूल होता है, PG बाउंसर, वो भी बहुत काम का है। एप्ट सर्च PG बाउंसर, ये देखिए PG बाउंसर, इसके अंदर PG बाउंसर भी है। लाइट वेट कनेक्शन पूलर फॉर PostgreSQL, ठीक है। थोड़ा सा PG बाउंसर के बारे में हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका सेटिंग अभी फिलहाल करेंगे नहीं। बहुत सारे आपके यूजर्स होंगे, तो एक HA प्रॉक्सी बोल रहे हैं लोड बैलेंसर के थ्रू ना, इसको आप आपके जो भी पोस्टग्रेस के डेटाबेस सर्वर्स होंगे उसके सामने में एक और सर्वर होगा, या आप चाहो तो इसके अंदर भी बना सकते हो। बाकी एक सर्वर लेने से फ़ायदा है, तो उसमें क्या होगा ना कि ये आपके अलग अलग जो सर्वर्स हैं
अब ये करता क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होगे मैप में कि ये यहाँ से जो है, जो आपका लोड बैलेंसर है वहाँ से इसमें जा रहा है रिक्वेस्ट, और यहाँ से इसमें जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर मतलब ये क्या करता है, ये जो पीजी बाउंसर है ना बिल्कुल लाइट वेट और एकदम हाई परफॉर्मिंग, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। ये कनेक्शन पूलर है, ये इसका मेन फंक्शन क्या है, जो कनेक्शन डेटाबेस की तरफ जा रहा है उसको लिमिट करता है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आया है ना तो उसको ये लिमिट करता है, ठीक है। इसका मेन जो काम है, अगर फीचर्स इसका बात करें तो कनेक्शन आपका पूल करता है, पहला चीज़ लाइट वेट है, जो कनेक्शन का ओवर हेड है इसके ऊपर उसको कम करता है, कनेक्शन को लिमिट करता है, ठीक है। सेशन पूलिंग करता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन पूलिंग या स्टेटमेंट पूलिंग। तो जैसे सेशन पूलिंग है तो डेडिकेटेड सर्वर कनेक्शन के लिए होता है, जैसे एक सर्वर को अगर वो स्टार्ट करता है तो सेशन के साथ, मतलब एक सर्वर पे जैसे स्टिकी सेशन टाइप का होता है ना, वैसे आप मान के चलें कि जैसे एक कनेक्शन होता है तो वो पूरा एक सेशन के लिए चलेगा, जैसे से कट होगा ना तो फिर किसी और सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट एक सर्वर से मतलब ये कनेक्ट करा देता है, तो सेशन वाइज होता है। ट्रांजैक्शन पूलिंग मतलब इसमें सेटिंग्स होते हैं कि आप जो पूलर को कैसे सेट करना चाहते हैं, 3 तरीके के होते हैं, सेशन पूलिंग होता है, ट्रांजैक्शन होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो जब तक से सेशन खत्म ना हो जाए तब तक से वो वैसे चलते रहेगा, मतलब एक से ही चलते रहेगा, ऐसा कुछ है। और ट्रांजेक्शन बेस्ड में मतलब जब तक से आपका ट्रांजेक्शन खत्म ना हो जाए, मतलब एक ट्रांजेक्शन हुआ कनेक्शन चेंज, फिर ट्रांजेक्शन खत्म हुआ फिर कनेक्शन चेंज, मतलब ये बार बार अलग अलग सर्वर्स पे जाते रहेगा ये, ठीक है। और जितने भी सर्वर्स हैं ये मतलब मान के चलो क्लस्टरिंग में है, या आप ये बोल लो कि ये सब सिंक में है, रेप्लिकेटेड है, मतलब सब में सेम डेटाबेस है। ये क्या करता है ना, एक सामने में एज अ मतलब पूलर की तरह काम करता है। ये यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगे यहाँ पे आएंगे आपके लोड बैलेंसर में या एच प्रॉक्सी में, यहाँ से फॉरवर्ड करते जाएगा सबको। और अगर आपने पीजी बाउंसर में सेट कर रखा है कि ट्रांजैक्शन पूलिंग, तो जैसे ही मान के चलो एक ये क्लाइंट है आपका, ये यूज़र है, इससे कनेक्ट होता है, तो जैसे जो ट्रांजैक्शन खत्म होगा इसका कनेक्शन खत्म कर देगा वो। इससे क्या फ़ायदा होगा, फालतू कनेक्शन रहेंगे नहीं। अब आमतौर पर जो दूसरे डेटाबेस होते हैं उसमें होता क्या है, एक बार कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट हो गया, फिर चल ही रहा है वो, है ना। तो वैसा चीज़ नहीं है, जैसे कि आपका कनेक्ट हुआ ट्रांजैक्शन आपका जैसे खत्म हुआ कनेक्शन को क्लोज कर देता है, फिर नया कनेक्शन ले आता है। तो उससे क्या है, जो फालतू के जो कनेक्शन है वो बचते हैं, इस पर ओवरलोड नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया काम आता है पूलर के। इससे जो डेटाबेस का जो स्केलेबिलिटी है वो बढ़ता है, एडवांस लोड बैलेंसिंग है, फेल ओवर का सपोर्ट है, ये सपोर्ट मतलब करता है ये, ठीक है। और जैसे कि काफ़ी हाई एंड जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, कंकरेंसी जो चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन की, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है उसके लिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपका जो रिसोर्स है वही उसको रिड्यूस कर देता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर देता है, स्केलेबिलिटी बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीजी बाउंसर। तो ऑलमोस्ट हमने एक अच्छा ओवरव्यू देख लिया PostgreSQL का और MS SQL का कि कैसे वो चलते हैं, उसका एक ओवरव्यू देखा है। इसके अलावा भी बहुत मतलब ये डेटाबेस जो हमारा टॉपिक है ना काफ़ी बड़ा है, ये किसी भी आप फील्ड में जाए, अगर पोस्टग्रेस में भी जाते हो तो आपने देखा कितने सारे उसके अंदर ऑप्शंस हैं और उसके सब के अलग अलग काम है। और मोस्टली जो पोस्टग्रेस आप कह लो काफ़ी एडवांस डेटाबेस है, MySQL से थोड़ा सा कम है, लेकिन परफॉर्मेंस आजकल देखिए जितने भी हमारे वेबसाइट्स हैं MySQL पे ही चलते हैं, पोस्टग्रेस पे चलते हैं, ठीक है। पोस्टग्रेस बहुत ज़्यादा एडवांस है, आप कह लें कि MS SQL के टक्कर का है या उससे भी अच्छा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत एडवांस ऑप्शन है। ओरेकल से थोड़ा सा नीचे सबसे बेस्ट जो हमारे पास डेटाबेस है आज के डेट में वो ओरेकल है, उसके बाद MS SQL, फिर आप पोस्टग्रेस को मान सकते हो। इसके अंदर क्लस्टरिंग वगैरह भी है, जिसमें अभी पीजी बाउंसर बताया, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्लस्टरिंग है, MS SQL के अंदर क्लस्टरिंग होती है, वो विंडोज़ का जो क्लस्टरिंग सिस्टम है वो यूज़ करता है, शेयर स्टोरेज यूज़ करता है, और उसके थ्रू लोड बैलेंसिंग करना, हाईली अवेलेबल आपके डेटाबेस सर्वर्स हैं जिसके लिए SAN की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है ना, या NFS की ज़रूरत पड़ती है, शेयर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके थ्रू क्लस्टरिंग करता है। इसकी क्लस्टरिंग थोड़ी सी अलग होती है, MySQL की क्लस्टरिंग भी अलग होती है, तो वो मतलब काफ़ी डीप में है। प्लस साथ में इसका जो DDL लैंग्वेज है, DML लैंग्वेज है, उसके अंदर आप डेटा मॉडिफाई करना है, टेबल इंसर्ट करना है, या कुछ भी बैकअप वो बहुत सारे काम है उसके अंदर। तो डेटाबेस अपने आप में बहुत बड़ा है, अगर हम वीडियो बनाने जाए तो 40-50 वीडियो तो आराम से बन जाएंगे इसके ऊपर। बाकी एक डेवऑप्स के लिए या एक सिस्टम एडमिन के लिए इतना तो जानना जरूरी है कि भाई काम कैसे करता है, होता कैसे है,
कनेक्शन कैसे चलते हैं, इसके अंदर रेप्लिकेशन कैसे चलता है, कि पीछे में सर्वर में क्लस्टरिंग कैसी होती है, हाईली अवेलेबल कैसे होता है। तो ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अगर आपको क्लस्टरिंग करना है MS SQL का, अगर उस पर मैं वीडियो बनाऊं, या आप चाहते हैं कि रेप्लिकेशन वगैरह बनाऊं मैं MySQL में, PostgreSQL में, PG बाउंसर की सेटिंग्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी एडवांस वीडियो हो जाएंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काफ़ी अच्छा वो वीडियो हो सकता है वो। बाकी ये मेरा थर्ड पार्ट है इसका, डेटाबेस का। तो मैं यहीं पे इसको मतलब वीडियो को मैं अब इससे आगे मैं कोई सीरीज़ बनाऊँ, मतलब डेटाबेस के ऊपर नहीं बना रहा, मैं अब इससे आगे और मूव ऑन करूँगा वर्चुअलाइजेशन पे। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे और वीडियो बनाने चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो उसके हिसाब से मैं सेटअप करके मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। कैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब डेटाबेस के बारे में और अच्छे से जानना होता है। तो ऑलरेडी मैंने इस ऊपर बहुत सारे काम किए हुए हैं, और इसका मुझे पोस्टग्रेस का और MySQL का बहुत अच्छा नॉलेज है। इससे पहले मैं 2008 से ऑलरेडी मैं MS SQL पे काम किया, मैंने 5-6 साल काम किए थे। वो था आई थिंक SQL सर्वर 2000 पे मैंने काम किया था, तो काफ़ी काम किया। फिर 2005 शायद आया था, उस पर भी बहुत सारे मैंने काम किए हैं, और क्लस्टरिंग वगैरह पे मैंने काफ़ी काम किया है। तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि किस तरह के वीडियो आपको और जानने हैं डेटाबेस के बारे में। नहीं तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर आएगा, उसके बाद हम क्लाउड की तरफ जाएंगे। वर्चुअलाइजेशन जैसे हम ख़त्म करते हैं फिर क्लाउड की तरफ जाएंगे, क्योंकि यही हमारे भी हॉट टॉपिक है, क्लाउड। तो मेरा जो मोटिव है क्लाउड तक जाना है, AWS, Azure, GCP और भी जो क्लाउड सर्विसेज है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब उनमें मैं क्या करूँगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। कम से कम 100 वीडियो तो उनके ही बना दूंगा मैं। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, ये एक बेस क्लियर करने का तरीका था कि आपका बेस क्लियर हो जाए, एक फंडा क्लियर हो जाए आपका कि बैकएंड में काम कैसे करता है। कल के डेट में आप Azure पे या आप कहें तो AWS पे डेटाबेस पे काम करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी यही सब चीज़ें हैं, लेकिन बैकएंड में है। तो आपको बैकएंड का नॉलेज है तो आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटोकॉल तो वही है सब चीज़ के, भाई उन्होंने भी अगर सर्वर सेटअप किया तो उनके जो पोस्टग्रेस का नियम है उनके ऊपर भी लागू होता है, वो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक बार आपको बेस क्लियर हो जाए, बेस से आप स्टार्ट करो। आप जो भी मैंने वीडियो बनाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो 1 by 1, और उसके बाद आप आगे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ तक आप बढ़ो, फिर आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप इसमें एक्सपर्टाइज आराम से बन सकते हैं। मतलब एक अच्छे एक्सपर्ट आप बन सकते हैं IT में, और यही मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल का निशानी है कि उसको ऑलमोस्ट हर चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।